नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने आजकल क्रैश कोर्स सीरीज चलाई है, यही वन सीरीज फॉर ऑल एग्ज़ाम जितने भी यूके ट्रिपल एससी कराता है ग्रेजुएशन लेवल के या उससे नीचे इंटरमीडिएट लेवल के, क्योंकि हम उसके सिलेबस के हिसाब से ही टॉपिक कर रहे हैं, तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए समान रूप से लाभकारी है। इसमें हम आज डे 4 के दिन पढ़ेंगे हिंदी में वर्णमाला, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वर। हिस्ट्री में पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं पुराण। उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आज हम उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद, जो कि मैं बेहतरीन ट्रिक के साथ लाया हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप कंटेंट देख लीजिए। ये चीज़ें आज हमने पढ़नी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला व्याकरण जिस विधा में किसी भी भाषा को बोलने या लिखने के नियम व्यवस्थित पद्धति का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे किसी भी भाषा के अपने नियम और अंग होते हैं। किसी भी भाषा में लिखने के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, पहले लिखने का तरीका। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम ध्वनि, वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद आदि पढ़ते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं शब्द की उत्पत्ति, भेद आदि। वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं हम वाक्य की रचना, प्रकार आदि। छंद विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं हम साहित्य रचनाओं की बनावट आदि। कुछ पुस्तकों में ये 3 ही दिए रहते हैं, कहीं कहीं पर ये चौथा भी दिए रहते हैं। व्याकरण के कहीं पर 3 अंग दिए हैं तो कहीं पर 4 अंग दिए हैं। ये किताबों में मतभेद है। ये कंटेंट आपको मैं 3-4 किताबों के मिश्रण और YouTube पे जितने भी बेहतरीन टीचर हैं, उन सब के जितना भी मैंने उनसे सीखा है, उन सब चीज़ों को आपको डिलीवर करूँगा, तो धैर्य बनाए रखिए। भाषा की इकाइयाँ, ये सवाल हर बार आता है और इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। भाषा की इकाइयाँ हैं, आज से नहीं होगा। सबसे छोटी मौखिक ध्वनि, अगर मौखिक ध्वनि कहेगा तो ध्वनि होती है वो। मौखिक इकाई पूछेगा तो वो ध्वनि होती है। अगर लिखित इकाई पूछेगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वह वर्ण होती है। ध्वनि का लिखित रूप जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, वह वर्ण कहलाता है। अर्थ के आधार पर छोटी इकाई पूछेगा तो वह शब्द कहलाता है, क्योंकि शब्द का ही तो अर्थ होता है। जैसे छोटी लिखा है, इसी का तो कुछ अर्थ होगा। इससे हमको अर्थ आभास हो रहा है कि कुछ चीज़ छोटी है करके। वाक्य भाव की पूर्ण इकाई या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी या छोटी इकाई वाक्य कहलाती है। जब पूरा एक वाक्य होगा, इसका कुछ अर्थ आ रहा होगा, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी या बड़ी इकाई। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। इसमें 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और 33 मूल व्यंजन होते हैं। ये होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, च, ज, ज, य, ट, 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 न, त, त, द, ध, न, प, प, फ, फ, म, य, र, ल, व, स, स, च, ह। और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ड और ढ। इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे उस समय। अयोगवाह व्यंजन होते हैं, एक अंग होता है, एक अ होता है। मानक वर्ण है 46। सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ई स्त्रीलिंग होते हैं और री नपुंसकलिंग होता है। अब बात करते हैं हम स्वर की। स्वर की संख्या 11 है। वैसे अगर हम इसमें अयोगवाह वर्ण भी जोड़ें तो 13 हो जाते हैं, लेकिन स्वर की संख्या पूछेगा तो 11 है। वो 11 यही हैं, ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हवा आवाज़ गति से मुख से निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। जब मतलब कि उसमें कोई बाधा न आए। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं।
सीधे इसकी परिभाषा। स्वर के भेद अलग अलग प्रकार से हैं, 8 प्रकार के होते हैं ये। चलो शुरू करते हैं एक एक करके। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर के फिर 2 भेद हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर मतलब कि जो स्वयं ही उत्पन्न है, जैसे ओ, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं दीर्घ स्वर, जैसे जो 2 मूल स्वर के मिलने से बना है वह दीर्घ स्वर कहलाएगा। जैसे आ, ओ और ओ के मिलने से बना है। ई और ई के मिलने से बड़ी ई बनी है। उ और छोटा उ मिलने से बड़ा उ बना है। संयुक्त स्वर कहलाते हैं जो 2 अलग अलग विजातीय स्वरों के मिलने से बने हैं। जैसे ओ धन ई मिलकर बना है ए, ओ धन आई मिलकर बना है आई, ओ बना है ओ धन ओ मिलकर, औ बना है ओ धन ओ मिलकर। ये सवाल पेपर में आते हैं। अब आ जाते हैं मात्रा या काल के आधार पर कितना समय लगाते हैं करके। ह्रस्व स्वर, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं, इनमें 1 मात्रा का समय लगता है। ये होते हैं ओ, ई, उ, री। इनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं, इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर होते हैं, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जैसे ओम। ये होते हैं 8 प्लुत स्वर। ये होते हैं दीर्घ स्वर 7, ये होते हैं 4। जीभ या जीभ के आधार पर जीभ में कहाँ से उनके उच्चारण हो रहा है उस आधार पर बांटा गया है। जैसे अग्रस्वर, जैसे हम ई, ए, ऐ, जब इनको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप बोल के भी देखिए कि आगे से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जैसे ई, ए, ऐ, जीभ आगे भाग में जोर पड़ता है इसमें। और मध्य स्वर है, बीच में आता है। पश्च स्वर है आ, उ, ओ, औ। इनको याद करने की ट्रिक है, जैसे ओ सबसे छोटा है, हम सबसे छोटे को किस में बैठा देते हैं, बीच में बैठा देते हैं कभी गाड़ी में। और आगे ई, ए, ऐ आगे बैठे हैं। और पश्च स्वर को याद करने के जितने में भी 3 बन के आता है, जैसे आ में आ गया आ 3 बना हुआ, ऊ में ओ में, औ में, तो ये पश्च स्वर होते हैं। बाकी बचे हुए जो भी हैं वो अग्र स्वर कहलाते हैं। मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख कितना खुला है करके उस हिसाब से, मुख कितना बंद है या कितना खुला है उस आधार पर। पूरा मुंह, ठीक है, होंठ नहीं। समृद्ध स्वर ये होते हैं ई, उ। इसमें जब बोलते हैं तो हम मुख बंद टाइप का होता है पूरा। जब ए, ओ बोलते हैं तो आधा मुंह बंद होता है। विपरीत स्वर में पूरा मुंह खुला होता है। कभी भी किसी से कहते हैं मुंह दिखा दो, आ करते हैं ना, पूरा मुंह खुलता है, उसमें पूरा मुख विवर खुल जाता है। अर्ध विपरीत स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ। आ को हम विपरीत स्वर में मान लेंगे, और आ का ही छोटा भाई कौन से ओ है, तो उसे हम अर्ध विपरीत, थोड़ा छोटा वाली बात। फिर अर्ध संवृत में आ जाएंगे ए, ओ, तो अर्ध विपरीत में आ जाएंगे ऐ, औ। बाकी आ जाएंगे समृत स्वर में ई, उ। ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब कि होंठ की आकृति कैसी होगी। वृत्तमुखी होगी तो ऐसे गोल बन जाएगी। जैसे ऊ बोलो, बड़ा ऊ बोलो, इसमें होंठ गोल हो जाते हैं। जबकि अवृत्तमुखी में है, इसमें होंठ सामान्य रहते हैं। जैसे ओ, आ, ई, ए, ऐ। इन सबको बोल के ही ट्राई करना, आप अच्छे से समझ जाएंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर ओ, आ का उच्चारण होता है कंठ से। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका एक सूत्र है, संस्कृत में है ये सूत्र, अकहो विसर्जनीया नाम कंठः। मतलब कि अ कंठ से आएगा, और क वर्ण के सारे कंठ से आएंगे, ह कंठ से आएगा, विसर्ग कंठ से आएगा, ये सब कंठ से आते हैं। तालव्य है ई, इचु यसा नाम तालु। मतलब कि ई और चौ वर्ण पूरा तालु से आएगा, और यो, सौ ये भी तालु से आएंगे। ओष्ठ उ, उपपद्य मानिया नाम मोष्टि। इसका मतलब है उ और पौवर्ग पूरा ओष्ठ से आएगा। कंठ तालव्य, इसमें कंठ और
तालव्य दोनों से मिलके बना होता है ए आई। कंठ तालव्य से कैसे, जैसे ओ आया, कहाँ से आया, कंठ से आया, और ई आया, कहाँ से आया, तालव्य से आया। अगर दोनों मिलेंगे तो क्या बना, ए बना, और ये कहाँ से आया, कंठ तालव्य से। ऐसे ही ओ मिलके बना होता है किससे, अ और ऊ से। अ आ गया कंठ से और ऊ आ गया कहाँ से, ओष्ठ से। तो ये मिलके क्या बन गए, ओ। तो हो गया ये कंठोष्ठ। अंग अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, जबकि विसर्ग का उच्चारण सदैव कंठ से होता है। नाक से और मुंह से निकली हवा के आधार पर भी हमने वर्गीकरण किया है। मौखिक स्वर, मौखिक स्वर इनको सिर्फ मुंह से बोला जाता है। निर्नुनासिक भी कहते हैं इनको। और अनुनासिक स्वर, इसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, जैसे नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है इनमें। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं। सौ से स्वर होता है ना, और सौ से ही सौ, सघोष, ऐसे याद कर लेना इसको। ये सब मैंने अपने याद करने के लिए ट्रिक बनाई है, आप भी इनको अच्छी लगे तो अपना सकते हैं। अब हम सब जितना भी हमने अभी तक पढ़े स्वरों के भेद, उनको एक पूरी सारणी से सबको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसकी मात्रा ह्रस्व होती है, छोटी होती है, जीभ की स्थिति मध्य होती है। मुख विवर के आधार पर यह अर्धविवरित होता है, यह उदासीन होता है। यह उदासीन क्योंकि इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है और ये स्वतंत्र होता है, तब यह उदासीन हो जाता है। अवृतमुखी, आ का उच्चारण स्थान कंठ, मात्रा दीर्घ, जीभ की स्थिति पच्छ और मुख विवर के आधार पर विवृत, ओष्ठाकृति के आधार पर अवृतमुखी। ई का उच्चारण स्थान तालु, मात्रा ह्रस्व, जीभ की स्थिति अग्र, मुख विवर के आधार पर समृद्ध, ओष्ठाकृति के आधार पर अवृतमुखी। बड़ा ई उच्चारण स्थान तालु, मात्रा दीर्घ, उच्चारण जीभ की स्थिति अग्र, मुख विवर के आधार पर समृद्ध, ओष्ठ के आधार पर अवृतमुखी। उ ओष्ठ ह्रस्व पश्च समृद्ध। अब ऐसे ही आप इनको एक एक बार पढ़ लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्वर के, इनकी मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि अ में कोई मात्रा नहीं होती है और स्वतंत्र होता है। सभी स्वर मृदु होते हैं, अंग और अह को छोड़कर। ये मृदु नहीं होते हैं, मतलब कि बोलने में फटाफट बोले जाते हैं। अंग और अह बोलने में थोड़ा घर्षण हो रहा है मुंह में। ये सब सघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अ से अल्प प्राण के लिए आ ई है इसमें, तो अ से अल्प प्राण ऐसे याद कर लेंगे। अच स्वर के प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हैं। सजातीय स्वर जैसे आ ई उ सामान्य स्वर के योग से बना है। जैसे आ किससे बना है, अ धन अ से। सजातीय स्वर एक ही जाति के हैं दोनों। बड़ा ई बना है तो छोटी ई धन ई के योग से बना है। उ बना है तो उ और उ से। विजातीय स्वर जैसे ए बना है, मैंने बता दिया आपको, अ धन ई के योग से बना है। ऐसे ही भिन्न भिन्न स्वर के मेल से जो होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं, और जो एक ही जैसे स्वर से मिलके बने हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। अ को सही स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वर सभी व्यंजनों के साथ बिना मात्रा के रहता है। असली लॉजिक ये है इसका, क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर अ का प्रयोग होता है। जैसे क है, क के नीचे हलंत लगा देंगे तो पीछे से अ आएगा। हम कल को व्यंजन पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर जिलेवार। पहला जिला है चमोली। इसके अंदर पहला ग्लेशियर है नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। ये 7 हिमनदों से मिलकर बना है। उसमें कुछ हिमनद हैं बारटोली, रमानी, नंदकाना। सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर। चमोली में है आराम कुर्सी की भांति हैं, मतलब कि एक ऐसे ग्लेशियर है तो एक ऐसे ग्लेशियर है, दोनों आराम कुर्सी की भांति हैं। ये कुर्सी बनाई है मैंने आपके लिए। आज इन सब इमोजी लगाने में और ट्रिक बनाने में ही बहुत टाइम लगा है सर। अगर आपको ये पसंद आती हैं ट्रिक और ये ऐसे वीडियो, तो इन ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आराम कुर्सी की भांति दिखाई जाते हैं जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहा जाता है।
जो यहाँ पर पूरा क्षेत्र पड़ता है ऐसे करके, उसे अलकापुरी कहते हैं। कल्पानी ग्लेशियर दूधगंगा का जल स्रोत है। ये दूधगंगा कल्पानी ग्लेशियर से निकलती है। अलकापुरी हिमनद माणा के पास है। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है। दूनागिरी हिप्राबमक ग्लेशियर भी चमोली में है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? नंदों ने संतों को कल्पना में अलकापुरी बद्री की दून दिखाई। नंदा से हो जाएगा नंदा देवी ग्लेशियर, और संत से हो जाएगा सतोपंथ ग्लेशियर। कल्पना से हो जाएगा कल्पानी ग्लेशियर। अलका से पुरी से हो जाएगा अलकापुरी ग्लेशियर। बद्री से हो जाएगा बद्रीनाथ ग्लेशियर। दून से हो जाएगा दूनागिरी ग्लेशियर और हिप्राबमक ग्लेशियर। अब आ जाते हैं टिहरी के ग्लेशियर में। इसमें है खतलिंग ग्लेशियर पहला। यह टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। इसके खोजकर्ता इंद्रमणि बड़ौनी थे और सुरेंद्र सिंह पांगती थे। इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। सुरेंद्र सिंह पांगती ने धाद नामक पत्रिका निकाली थी। पिथौरागढ़, यहाँ है सोना हिमनद। धौलीगंगा का यह स्रोत है। पांचू ग्लेशियर है। मेवला ग्लेशियर है। मेवला ग्लेशियर में उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अध्ययन के लिए पिथौरागढ़ जिले में पहली प्रयोगशाला बनाई जा रही है, अब बना दी होगी। पंचाचूली पर्वत की तलहटी पर है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर मेवला ग्लेशियर पंचाचूली समूह में स्थित है। क्योंकि यहाँ काम हो रहा है तो मैंने इसको पूरा डिटेल से लिख दिया है। पंचाचूली की हाइट कल मैंने आपको बताई थी पर्वत वाले में, कितनी थी? 6904 मीटर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। नामिक ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर, लसार व संकल्प ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 16 किलोमीटर। गौरी गंगा का उद्गम भी मिलम ग्लेशियर से होता है। इसके पास में नंदा कुंड है। ट्रिक क्या है देखो, सोना नामिक से मिलम के पाछू पाछू हीरामणि ढूंढने, काली नदी में बोटिंग, पॉन्टिंग से लगाएंगे इसको। किनारे किनारे से पिनौरा याद करेंगे। संकल्प लेकर लालम चला। सोना से हो गया सोना ग्लेशियर, ये सोना हिमनद। पाछू पाछू से हो गया पाछू हिमनद। नामिक से हो गया नामिक। मिलम से मिलम। हीरामणि से हीरामणि। काली से काली काली नदी में वैसे है ये बोटिंग करने के लिए। काला पानी ग्लेशियर, हाँ बोटिंग से पॉन्टिंग ग्लेशियर याद कर लेंगे। पिनौरा से पिनौरा ग्लेशियर। संकल्प से संकल्प ग्लेशियर। रालम से रालम ग्लेशियर। बागेश्वर के ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये 30 किलोमीटर लंबा लेकिन 400 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कम है तब यह दूसरे नंबर में है, क्योंकि जो गंगोत्री है हमारा वो 2 किलोमीटर चौड़ाई में भी उसकी 2 किलोमीटर है। और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि बागेश्वर तो कुमाऊं में है, लेकिन यह पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली दोनों में सीमा शेयर करता है थोड़ी थोड़ी। तब शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ही है। इसका जैसे पिंडारी ग्लेशियर जाते हैं तो इसका पहला पड़ाव लोहार खेत पड़ता है, फिर द्वाली पड़ता है, फिर फुरकिया इसका अंतिम पड़ाव है। इस हिमानी की खोज का श्रेय मिस्टर मिडेन को जाता है। पिंडारी नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है, जिसके आसपास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कपनी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, मैकतोली ग्लेशियर, सुंदरडुंगी ग्लेशियर, ये सब बागेश्वर जिले में है। इसकी ट्रिक है, पिंडारी की कपनी सुंदरडुंगी में टोली के सुख से आराम किया। टोली के मतलब आराम से। पिंडारी की कपनी में सुंदरडुंगी, सुंदर उसको पत्थर दिखाए, एक सुंदरडुंगी दिखी, उसमें टोली मतलब सो गई और सुख से आराम किया। तो पिंडारी से पिंडारी ग्लेशियर हो गया, कपनी से कपनी ग्लेशियर, सुंदरडुंगी से सुंदरडुंगी ग्लेशियर, टोली से मैकतोली ग्लेशियर, सुख से सुखराम ग्लेशियर। बस। रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर हैं केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर में बाढ़ आई थी, ये इसी का जब जलखंड मतलब कि इसमें ग्लेशियर जब टूट के गिरा था वो चौराबाड़ी ताल में, तो केदारनाथ आपदा आई थी।
उत्तरकाशी के ग्लेशियर हैं गंगोत्री ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसकी लंबाई 30 किलोमीटर लेकिन चौड़ाई 2 किलोमीटर है। डोकरियानी ग्लेशियर बंदरपूंछ यमुनोत्री में है, 12 किलोमीटर लंबा। कीर्ति चतुरंगी और मेंदी ग्लेशियर भी कहाँ हैं? उत्तरकाशी में है। चांगथांग ग्लेशियर, रक्तवन ग्लेशियर, रक्तवन में अटल 1, 2, 3, 4 सारी तक चोटियाँ हैं, अलग अलग चोटियाँ हैं, मतलब 4 चोटियाँ हैं इसमें, उनका नाम अटल 1, अटल 2, अटल 3, अटल 4 रखा गया है। स्वच्छंद ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। गनोहिम ग्लेशियर भी, जौधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बाटियाखो ग्लेशियर, बमक ग्लेशियर उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। इसकी ट्रिक है, अब यहाँ चल क्या रहा है, एक स्टोरी है, बंदर और सियार की लड़ाई चल रही है, ठीक है। ज्यों ही सियार ने गन निकाली, अपने चरण बाट में रखे, ठोकर से चांगथांग की आवाज़ आई। कीर्ति चतुरंगी मेदी ने देखा डोकरियानी बमक से गंगा बंदर के रक्तवर्ण से स्वच्छंद हो गई। मतलब कि सियार ने गन निकाल के बंदर को गोली मारी और अपने चरण से बाट रखे ठोकर से। अब इनको ऐसे याद करेंगे, जैसे ज्यों से क्या आ जाएगा, ज्योंधार ग्लेशियर आ जाएगा, सियार से सियार ग्लेशियर, गन से गनोहिम ग्लेशियर, चरण से चारण ग्लेशियर, बाट से बाटियाखो ग्लेशियर, बाटियाखो से ये बाट में रखे। थोड़ा साउंड आ रहा है ना ये। अब ट्रिक तो ऐसे ही बनेंगी दोस्तों, तो याद करनी पड़ेंगे ये, 2-3 बार बोलेंगे, जैसे मुझे याद होगी हैं आपको भी याद हो जाएंगी ये। मैंने ऐसे ही याद किया था, तो पेपर में मदद मिल जाती है। ठोकर से चांगथांग ये आवाज़ आई तो कीर्ति चतुरंगी मेदी ने देखा डोकरियानी बमक से गंगा बंदर के रक्तवर्ण स्वच्छ होगी। स्वच्छंद ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, रक्तवर्ण ग्लेशियर। अब जो प्रीवियस ईयर पेपरों में सवाल आए हैं वो मैं लाया हूँ आपके लिए। अब इनके जवाब आप ही देंगे, अभी मैं दे दूँगा। वैसे अगर जिस टाइम आप वीडियो देखेंगे तो पॉज करके एक बार खुद देने की कोशिश करना। सहस्त्रताल झील किस ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? अब देखो, इसको हम वैसे भी याद हटा सकते हैं एलिमिनेट करके। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, सहस्त्रधारा झील है टिहरी में, तो टिहरी में कौन है? खतलिंग ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में स्थित है? सोनापानी ग्लेशियर अभी मैंने बताया था पिथौरागढ़ जिले में है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल, सतोपंथ, ये आयोग बार बार उसमें मिस्टेक भी करता है, प्रिंटिंग मिस्टेक में, तो अपने पूरा अपने भरोसे से वहाँ पर उसको वो मान लिया करो। जैसे सतोपंच ही लिखा था, जैसा लिखा है पेपर में वैसा ही मैं भी यहाँ लाया हूँ। सतोपंच बद्रीनाथ के पास है। मिलम ग्लेशियर गंगोत्री के उत्तर माणा में स्थित है। भागीरथी खर्क बद्रीनाथ के पास है। तो मिलम गंगोत्री में जो कि था, ये तो कहाँ था? पिथौरागढ़ में। कपनी ग्लेशियर बागेश्वर में था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। सुंदर ढूंगा ईमानी कहाँ थी? सुंदर ढूंगी कहाँ, कौन टोली रखा था उसमें, कहाँ? बागेश्वर में। खतलिंग ग्लेशियर का उद्गम स्थल है, भिलंगाना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है नामिक ग्लेशियर से। सतोपंत हिमनद कहाँ है? यह है अलकनंदा नदी का, ठीक है। सही युग्म का चयन कीजिए। ग्लेशियर और स्थान दिए हैं। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, ठीक है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, ठीक है। सतोपंत ग्लेशियर चमोली में है, ठीक है। तो इसका उत्तर था उपयुक्त, सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद रक्तवर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? ये हिमनद था गंगोत्री हिमनद। चलो आप शुरू करते हैं हिस्ट्री, वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को श्रुति भी कहा गया है, क्योंकि इनको कई समय तक सुन कर ही याद करके रखा गया था। जब वैदिक मंत्रों को एक स्थान पर संकलित या लिपिबद्ध कर दिया गया तो इन्हें संहिता भी कहा गया। वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्णद्वैपायन को जाता है।
इसलिए इन्हें वेद व्यास नाम भी से भी जाना जाता है। वेद व्यास का नाम कृष्णदेवपायन था। इन्हें अपौरुषेय भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति देवताओं से मानी गई है। इनको ऐसा है कि वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, ये अपौरुषेय है, मतलब कि इन्हें देवताओं ने लिखे हैं। प्रथम 3 वेदों को वेदत्रयी कहा गया है। इसके अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। अथर्ववेद वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब है तो आपको ढीली ढाली आवाज़ लग सकती है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें प्रथम है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन और विशाल वेद है। ऋचाओं से युक्त होने के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें से मंडल 2 से 7 सबसे प्राचीन है। 2 से 7 सबसे प्राचीन है और 1 और 10 सबसे नवीन है। ये मंडल 8 कण्व ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। मंडल 9 सोमदेव से संबंधित है। ऋग्वेद में मूल रूप से 1017 सूक्त हैं, लेकिन बाद में इनमें से 11 परिशिष्ट रूप में भी जोड़े गए। इन्हें बालखिल्य सूक्त कहा गया। इस तरह कुल सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में मंत्र रचे गए हैं। कुछ मंत्र यज्ञों से संबंधित हैं। ऋग्वेद में मंत्रों के पाठ करने वाले ऋत्विज पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता है। इन ऋग्वेद से जानकारी आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। शाखा हैं इसकी साकल शाखा और सांख्यायन शाखा। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियाँ। कुभा, ऋग्वेद में इसका नाम कुभा था। आजकल इसे वर्तमान नाम इसका काबुल है। ठीक है, कुभा काबुल, कुमु कुर्रम, गोमती गोमल, स्वास्थ्य स्वात, ये चारों नदियाँ अफगानिस्तान में हैं। सिंध, वितस्ता का नाम झेलम है आजकल, अस्किनी का नाम चिनाब है, परुषणी का नाम रावी है, विपाशा का व्यास है, शतुद्री का सतलज, सरस्वती का घग्गर है। यजुर्वेद, यजुः का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। इसे ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को यज्ञ कराने वाले ऋत्विज पुरोहित को अर्धवर्यु कहा गया है। सामवेद, साम का अर्थ होता है गायन। गायन से संबंधित होने का नाम इसका कारण सामवेद पड़ा। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। ये सवाल बहुत बार आया है। मूल मंत्रों की संख्या इसमें 549 है। सामवेद मंत्रों का गायन करने वाले ऋत्विज पुरोहित को उद्गाता कहा गया है। अब आ जाते हैं अथर्ववेद में। यहाँ पर से अथर्ववेद था, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया। अथर्ववेद, इसके अन्य नाम हैं श्रेष्ठ वेद, ब्रह्मवेद, छंदवेद, विसर्गवेद। यह अथर्वा ऋषि के नाम के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, रोग निवारक, शत्रु दमन, मेल मिलाप, विवाह, आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए हैं। इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। इनमें से 731 सूक्त हैं, जिसमें पृथ्वी सूक्त किसका है ये मैंने एक तो ये परीक्षा मंथन से लिए हैं सब मतलब कंटेंट, और थोड़ा सा मैंने सौरभ चौबे जी की किताबों से भी लिया है, और जो वो क्या आती है जिसमें MCQs होते हैं उन किताबों से लिया है। तो उसमें MCQs आए थे कि पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। इसकी शाखाएं हैं पिप्लेदी और सोन्य की, और जो ब्रह्मवेद के ऋत्विज पुरोहित हैं उन्हें ब्रह्म कहा गया है। ब्राह्मण, कर्मकांड की विधि दी गई है ब्राह्मण में। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में रचे गए हैं। यह संस्कृत गद्य साहित्य का प्राचीनतम रूप है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों से संबंधित बातों का वर्णन मिलता है। एक तरह से यह वेदों की व्याख्या के ग्रंथ के रूप में भी जाने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक वेद को अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए हैं। यह ऋग्वेद का कौन है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का है तैत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण को लघुवेद भी कहा गया है। इसी में
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। सामवेद यह टांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है, ये भी बहुत बार आया है पेपर में। इसमें ओम और गायत्री का महत्व बताया गया है। आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की कड़ी आरण्यक है। वन में अध्ययन हेतु लिखे गए हैं। वन में अध्ययन इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इनको समझने के लिए इसमें आध्यात्मिक दार्शनिक बातों का उल्लेख है, तो इनको समझने के लिए एकांत की जरूरत होती है, तो ये वन में लिखे गए हैं, तब इनका नाम आरण्यक है। उपनिषद वैदिक संहिता का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, वेद का अंत। इसका अर्थ होता है उप अर्थात समीप, निषद मने बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर इसके गूढ़ रहस्य को समझा जा सकता है, इसलिए इसका नाम उपनिषद पड़ा। उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है, वहाँ काली की गई है। उपनिषद की संख्या 108 बताई जाती है। मुख्य उपनिषद इस प्रकार हैं: ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, यजुर्वेद का बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है, श्वेतेश्वरा उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। इसमें मैंने कल कुछ बताया भी था कि स्त्री को तीसरी बुराई बताया गया है, शराब, जुआ और स्त्री। सबसे नया है मैत्रायणी उपनिषद। सामवेद का है छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद। अथर्ववेद के हैं मुंडकोपनिषद, इसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद यह सबसे छोटा है। प्रश्नोपनिषद मैंने बहुत से जो इम्पोर्टेंट हैं वो इसमें लिए हैं, जो पुराने पेपरों में आए थे, मैंने ढूंढ के उनमें से लिखे हैं इसमें, नहीं तो इनमें तो टॉपिक लिखने में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी इनके अंतर्गत। वेदांग शिक्षा, यह वेद के उच्चारण और ध्यानात्मकता से संबंधित है। कल्प कर्मकांडों और यज्ञों के नियम बताता है। व्याकरण यह शब्दों की उत्पत्ति और उनकी संरचना का अध्ययन है, जो वेदों के समझने के लिए महत्वपूर्ण है। निरुक्त के शब्द के अर्थ और व्युत्पत्ति की व्याख्या करता है। निरुक्त मतलब उनमें जो अर्थ है और कहाँ से उनकी व्युत्पत्ति हुई उसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष यज्ञ अनुष्ठानों के सही समय निर्धारण करने में मदद करता है। जैसे अभी भी हम कुछ यज्ञ अनुष्ठान या कुछ पूजा वूजा रखते हैं तो हम ज्योतिष पंडित जी को दिखाते हैं ना कि किस दिन करना ठीक रहेगा, कैसा है, ये उसी के लिए है। छंद यह वेदों के प्रयुक्त छंदों का अध्ययन है। स्मृति ग्रंथ, इन्हें कानूनी ग्रंथ भी कहा गया है। मनुस्मृति सबसे पुरानी है और इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। नारायण स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। कुछ प्रमुख स्मृतियाँ ग्रंथ हैं ये। अब आ जाते हैं वेदों के उपवेद में। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जिसका संबंध चिकित्सा और स्वास्थ्य जीवन शैली से है, नाम ही से पता चल रहा है आयुर्वेद। धनुर्वेद यह यजुर्वेद का उपवेद है, जिसका संबंध युद्ध कला, तीरंदाजी आदि से है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, जिसका संबंध संगीत कला मंत्रों से है। स्थापत्य या शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, जिसका संबंध वास्तुकला या भवन निर्माण और शिल्प से है। अब आ जाते हैं पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुरानी कथा। जितनी भी पुरानी प्राचीन कथाएं हैं वो सब पुराणों में हैं। जैसे आप लोग कभी भी शिव पुराण सुनते होंगे, ये विष्णु पुराण सुनते होंगे, और गरुड़ पुराण, मृत्यु जब किसी की हो जाती है तो उसमें गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, वो सुना होगा किसी ने। इनकी विषय वस्तु पुराणों में मुख्य रूप से पौराणिक कथाएं हैं, राजाओं और ऋषियों के वृत्तांत हैं, देवी देवताओं की महिमा है, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। कुछ मुख्य पुराण इस प्रकार हैं। विष्णु पुराण में मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण थोड़ा वीडियो में उतना जो जान नहीं है, फिर भी आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। नए नए बच्चे हैं जो जिनको अभी तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इस चीज़ की समझ नहीं है। मैं कमेंट बहुत सारे पढ़ता हूँ यूट्यूब में लोगों के, तो उनके लिए ये बेनिफिशियरी होगी और उनका पूरा बेसिक एक बार तैयार हो जाएगा तो उनके लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद।